हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन आत्मकथ्य की रीडिंग करेंगे। इस लेसन के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो बच्चों, प्रेमचंद जी अपनी पत्रिका हंस के लिए आत्मकथा के नाम से प्रकाशन करने वाले थे, जिसके लिए सभी कवियों और लेखकों से अपनी अपनी आत्मकथा लिखने का अनुरोध किया गया था। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी इस बात से सहमत नहीं थे और इसी असहमति के कारण इस पाठ से संबंधित कविता आत्मकथ्य उनके द्वारा लिखी गई, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के दुख, उसकी कमी और सच्चाई को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। ये कविता छायावादी शैली में लिखी गई है। इसमें उन्होंने अपना जीवन एक आम आदमी की तरह ही साधारण होना बताया है। तो बच्चों, चलिए अब इस कविता पर चलते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। बच्चों, इन पंक्तियों में मधुप का मतलब होता है भौरा। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा भौरा गुनगुनाकर जैसे अपनी कोई कहानी सुना रहा है, साथ ही देखो पेड़ों से कितनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों का अब व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के माध्यम से जीवन की सच्चाई बताई है। भौरे का गुनगुनाना मनुष्य की तरह है, जो अपने मन की बातें और अनुभव प्रकट करता है। लेकिन दूसरी ओर पेड़ से गिरती सूखी पत्तियां ये दिखाती हैं कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बीतने के साथ हर चीज बूढ़ी होती है, कमजोर होती है और अंत में समाप्त हो जाती है। कवि कहना चाहते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है। आज हरी भरी पत्तियां हैं, कल वे सूखकर गिर जाएंगी। बच्चों, चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। बच्चों, इन पंक्तियों में गंभीर अनंत नीलिमा का मतलब है गहरा और अंतहीन आकाश। व्यंग मलिन उपहास का मतलब होता है तिरस्कार का मजाक उड़ाना। तो इन पंक्तियों का अर्थ है इस गहरे और अंतहीन आकाश के नीचे असंख्य जीवन की कहानियां बसी हुई हैं, लेकिन ये जीवन कथाएं अक्सर उपेक्षित रहती हैं और लोग उनका तिरस्कार कर मजाक उड़ाते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने मानव जीवन और उसकी स्थिति का चित्रण किया है। आकाश यह विस्तृत ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसके नीचे अनगिनत लोगों की जीवन कथाएं जन्म लेती हैं। हर व्यक्ति का जीवन संघर्ष, दुख और अनुभवों से भरा होता है, लेकिन समाज अक्सर इन जीवन इतिहासों को गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि उन पर हंसता है। कवि ये कहना चाहते हैं कि हर जीवन की अपनी एक महत्ता है, लेकिन दुनिया अक्सर उनकी गहराई को नहीं समझ पाती और उसे हल्के में लेकर मजाक बनाती है। बच्चों, चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। बच्चों, इन पंक्तियों में गागर का मतलब है घड़ा, रीति का मतलब है खाली। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा कवि कहते हैं कि अब तुम भी मुझसे कहते हो कि मैं अपनी बीती दुर्बलताएं कह दूं, पर तुम सुनकर क्या सुख पाओगे, तुम देखोगे तो तुम्हें यह खाली घड़ा लगेगा। बच्चों, अब इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह करेंगे। इन पंक्तियों में कवि अपनी आत्मकथा ना लिखने का कारण बता रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर मैं अपनी बीती हुई कमजोरियों और कमियों की बातें भी लिख दूं, तो भी पढ़ने वालों को उसमें कोई विशेष आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जीवन एक खाली घड़े की तरह है, जिसमें कोई अद्भुत अनुभव या विशेषता नहीं है। यहाँ कवि की विनम्रता झलकती है। वे ये मानते हैं कि उनका जीवन साधारण है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे लोग रोचक या प्रेरणादायक माने। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ होगा कवि कहता है कहीं ऐसा न हो कि तुम ही मेरे जीवन से आनंद या खुशियों का रस लेकर अपने आप को खाली करने वाले समझ रहे हो और मेरे जीवन को रसहीन बनाकर अपना मन भर रहे हो। इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने अपने भीतर के भाव प्रकट किए हैं। वे कहते हैं कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिख दूं, तो हो सकता है कि पाठक या समाज मेरे अनुभवों और संवेदनाओं को केवल अपने आनंद और संतोष के लिए प्रयोग करे। इससे मेरा जीवन और अधिक खाली और निरर्थक प्रतीत होगा। यहाँ कवि का आशय है कि उनका जीवन पहले ही अभावों और दुखों से भरा हुआ है। अगर वे अपनी सच्चाइयां बता दें, तो लोग उन्हें केवल मनोरंजन का साधन बनाकर अपने मन को भर लेंगे, जबकि कवि का अपना मन और भी खाली हो जाएगा। चलिए अगली पंक्ति पर चलते हैं।
यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। बच्चों इन पंक्तियों में अरी सरलता का मतलब होता है अपनी सरलता, प्रवंचना का मतलब होता है धोखा, औरों की का मतलब होता है दूसरों की। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि कहते हैं यह तो बड़ी विडंबना होगी कि मैं अपनी ही सरलता का मजाक उड़ाऊं। क्या मैं अपनी गलतियां या दूसरों के धोखे को सबके सामने उजागर करूं? बच्चों इनकी व्याख्या हम इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो उसमें या तो अपनी गलतियां लिखनी होंगी या दूसरों के छल कपट की बातें बतानी होंगी, लेकिन ऐसा करना मेरी सरलता और सच्चाई का मजाक उड़ाने जैसा होगा। कवि का भाव है कि जीवन की छोटी मोटी भूलों या दूसरों की बुराइयों को उजागर करना उचित नहीं है। ऐसा करना ना तो उपयोगी है ना ही मानवीय। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। बच्चों इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि कह रहे हैं मैं अपने जीवन में उज्जवल और सुखद बातों की कोई गाथा कैसे सुनाऊं, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी चांदनी रातों जैसी मधुर और हंसी खुशी वाली घटनाएं बहुत कम हुई हैं। बच्चों चलिए इनकी व्याख्या हम इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि अपने जीवन की कठिनाई और अभावपूर्ण स्थिति व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उनकी आत्मकथा में सुखद और उज्जवल घटनाओं का कोई खास स्थान नहीं है। उनके जीवन में ना तो चांदनी रात जैसी मधुरता है, ना ही हंसी खुशी से भरे प्रसंग हैं। यहाँ कवि का आशय यह है कि उनका जीवन अधिकतर संघर्ष और दुखों से भरा रहा है, इसलिए वे आत्मकथा लिखने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि उसमें आनंददायक और प्रेरणादायक घटनाएं नहीं मिलेंगी। बच्चों चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक क्या कर जो भाग गया। बच्चों इन पंक्तियों में आलिंगन का मतलब है गले लगाना और मुसक क्या कर का मतलब होता है मुस्कुराकर। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि कहता है मुझे वह सुख कभी नहीं मिला जिसका स्वप्न मैंने देखा था और सपने से जागते ही खो गया। वह सुख तो आलिंगन में आने ही वाला था, लेकिन मुस्कुराकर मुझसे दूर भाग गया। बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह करेंगे। इन पंक्तियों में कवि अपने जीवन की उस स्वप्न की बात करता है जो पूरा होने से पहले ही टूट गया। सुख का स्वप्न उसके सामने आया, लेकिन आंख खुलते ही विलुप्त हो गया। प्रेमिका या सुख की छवि आलिंगन में आने ही वाली थी, लेकिन वह मुस्कुराकर भाग गई। यह अधूरी इच्छा और वियोग का प्रतीक है। कवि का संदेश यह है कि जीवन में सुख क्षणिक होता है, अक्सर अधूरा रह जाता है। जो चीज हमें मिलने वाली प्रतीत होती है वही अक्सर छूट जाती है। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। बच्चों इन पंक्तियों में अरुण कपोलों का मतलब होता है लाल गाल, अनुरागिनी का मतलब होता है प्रेम से भरी हुई, उषा का मतलब होता है भोर, निज का मतलब होता है अपना, और मधुमाया का मतलब होता है मधुरता। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि कहते हैं उस सुख की छाया ऐसी थी जैसे किसी के लाल गालों की सुंदर छटा हो, जिसमें प्रेम से भरी हुई भोर भी अपने सुहाग और मधुरता का आनंद लेती थी। इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह करेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने सुख की सुंदरता और मोहकता का चित्रण किया है। वे बताते हैं कि जिस सुख की उन्हें चाह थी वह ऐसा था जैसे किसी प्रिय के लाल लाल गालों की मनमोहक छाया, और उसकी छवि इतनी आकर्षक थी कि स्वयं भोर भी उसमें प्रेम और मधुरता पाती थी। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख की कल्पना बहुत ही मोहक और सुंदर रही, लेकिन यह सुख वास्तविक जीवन में कभी स्थायी रूप से नहीं मिला। यह केवल कल्पना और चाह तक ही सीमित रहा। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। बच्चों इन पंक्तियों में स्मृति का मतलब है यादें, पाथे का मतलब होता है सहारा, पथिक का मतलब होता है राही, और मेरी कंथा की का मतलब होता है मेरे फटे कपड़े। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि कहते हैं कि जीवन की लंबी यात्रा पर चलते चलते थक चुके व्यक्ति के लिए उसकी यादें ही उसका सहारा बन गई हैं। फिर तुम मेरे फटे कपड़ों की सीवन उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो। इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से करेंगे।
इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उसका अतीत, उसकी प्रिय की यादें ही उसके जीवन पथ की सबसे बड़ी पूंजी हैं। वे यादें थके मनुष्य को ऊर्जा देने वाले सहारे की तरह उसके जीवन को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन कवि चाहता है कि कोई भी उसके अंतर्मन को टटोलकर, उसके घावों को कुरेदकर उसकी पीड़ा को उजागर ना करे। वह अपने दुखों को अपने भीतर ही रखना चाहता है, क्योंकि उन्हें खोलकर सीवन उधेड़ने जैसा है, जिससे केवल दर्द और पीड़ा ही होगी। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से होगा। कवि कहता है, मेरा जीवन बहुत छोटा है, इसमें बताने लायक कोई बड़ी या महत्वपूर्ण कथाएं कहाँ हैं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं मौन रहकर दूसरों की बातें सुनूं, बजाय इसके कि अपनी छोटी सी जीवन कथा सुनाकर सबको बताऊं। इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि अपनी विनम्रता और आत्म संयम की भावना व्यक्त करता है। कवि मानता है कि उसका जीवन साधारण है, उसमें कोई बड़ी घटनाएं या गौरवपूर्ण कथाएं नहीं है जिन्हें वह संसार के सामने प्रस्तुत करे। वह सोचता है कि दूसरों की कहानियां सुनना अधिक अच्छा है, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव जीवन के लिए शिक्षाप्रद होता है। यहाँ कवि यह भी संकेत करता है कि आत्मकथा कहने से कभी कभी व्यर्थ आत्म प्रशंसा या दुखों का प्रदर्शन हो सकता है, जो उचित नहीं। मौन रहना और दूसरों की सुनना ही उसकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। तो चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से होगा। कवि कहता है, मेरी सरल और भोली आत्मकथा सुनकर तुम मेरे लिए कोई भला तो नहीं कर सकोगे, वैसे भी अभी समय भी उचित नहीं है, क्योंकि मेरी पीड़ा थकी हुई है और मौन होकर सोई पड़ी है। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि अपनी आंतरिक पीड़ा और संयम की भावना व्यक्त करता है। कवि मानता है कि अपनी आत्मकथा कहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि दूसरों से केवल सहानुभूति मिल सकती है, वास्तविक समाधान नहीं। उसकी आत्मकथा निर्दोष व सरल है, लेकिन श्रोता केवल सुनकर चले जाएंगे, उसका दर्द कम नहीं करेंगे। साथ ही कवि कहता है कि हर बात कहने का एक समय होता है। उसकी व्यथा अभी इतनी गहरी और थकी हुई है कि वह उसे शब्दों में ढाल ही नहीं सकता, इसलिए कवि इसे मौन रहने देना ही उचित समझता है। बच्चों, इस तरह से ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको कविता का व्याख्या और अर्थ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू।